एक डेटा है कि इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स ग्रेजुएट निकलते हैं हर साल हार्डली 10% या उससे कम लोगों को जॉब मिलती है। देखिए, इंजीनियर्स के पास अपॉर्चुनिटीज हैं पर अवेयरनेस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कोडर्स के लिए खतरा है, ऐसा चल रहा है चीज़। क्या कोडिंग सीखना अभी रिलेवेंट होगा? देखिए, एआई तो आ गया है, ऑलरेडी मार्केट में है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम सीखना ही छोड़ दें। बैंगलोर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो टेक हब ऑफ इंडिया है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मेट्रो सिटीज़ में जॉब करने का ऐसा कौन सा मिथ है जो आप तोड़ना चाहती हैं? ऐसा लोग सोचते हैं कि छोटे शहर से आके लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सृष्टि मोडक एक आईटी इंजीनियर और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जो आज के समय की एक स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। प्रोफेशनली सृष्टि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, जो एक्सेंचर और बायजूस जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे आईटी जॉब वर्ल्ड के इनसाइट्स के बारे में, और अगर कोई स्मॉल टाउन से है तो कैसे वो एक मेट्रो सिटी की ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं। छोटे शहर से कोई बड़े सपने देखना, ये नहीं सोचते हैं लोग। आप छोटे शहर से हैं बट आपके सपने अगर बड़े हैं तो डेफिनेटली आप बाहर निकल रहे हो या चाहे अपने ही शहर में काम ढूंढ रहे हो या काम कर रहे हो, तो अपने सपनों को प्रायोरिटी दो, अपने सपनों को उड़ान दो, क्योंकि आपके सपने ही आपको आगे लेके जाएंगे। वेलकम टू द तोशरावत पॉडकास्ट सृष्टि जी। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और स्पेशली छत्तीसगढ़ के साथ आपका क्या कनेक्शन है ये बताइए। जी ज़रूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस शो में इनवाइट करने के लिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम सृष्टि मोडक है। मैंने अपनी स्कूलिंग और बीटेक भी छत्तीसगढ़ से ही किया है। सो स्कूल मैंने कार्मल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल रायगढ़ से किया है, और जो आगे की मैंने पढ़ाई की है बीटेक की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो मैंने लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। सो मेरा पूरा बचपन रायगढ़ में ही रहा है बड़े होते तक। उसके बाद पिछले 8 साल से मैं बैंगलोर में रह रही हूँ, क्योंकि मैं आईटी में काम करती हूँ। मैंने 3 कंपनीज़ के साथ काम किया है, एक्सेंचर, बायजूस और प्रोजेक्ट 44, जो मैं अभी कर रही हूँ। सो अभी मैं बैंगलोर पे रह रही हूँ। तो हम एक ही शहर से हैं, और छोटे शहर से कोई बड़े सपने देखना या फिर इस शहर के बाहर जाके दूसरे वर्क कल्चर में अपना वर्क करना, ये नहीं सोचते हैं लोग या सोच नहीं पाते हैं इतना बड़ा। सो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जो छोटे शहर से हैं या फिर हमारे रायगढ़ शहर से हैं, जिनके सपने बड़े हैं। और हमारे पॉडकास्ट का मिशन भी यही है कि भले ही शहर छोटा हो, सपने बड़े होने चाहिए। ऐसे लोगों को हम फीचर करते हैं, ऐसे लोगों से हम कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को ये पता चले कि सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर में ही रह के हम बड़ा नहीं कर सकते, हम यहाँ से भी आगे जा सकते हैं। तो आई एम हैप्पी कि आप इस जर्नी का पार्ट है, और आपसे बहुत सारी चीज़ें जाननी है आगे। तो पहला सवाल ये है कि आपको बेंगलुरु जाने का और आईटी इंडस्ट्री चूज करने का इंस्पिरेशन या फिर आइडिया कैसे मिला आपको? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारे प्लेसमेंट में मैं बैठ चुकी थी अपने लास्ट ईयर में। तो मेरे पास 4-5 ऑफर लेटर ऑलरेडी थे, बट मैं जो कंसिडर कर रही थी वो दिल्ली पे था। HCL का मेरा हुआ था लास्ट सेमेस्टर में। तो ड्यू टू सम रीज़न दिल्ली जाना मेरे घर वाले प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप मुझे कोई दूसरी जगह ट्रांसफ़र दे सकते हैं HCL का, तो उन लोगों ने फिर मुझे बैंगलोर दे दिया। तो वैसे फिर बैंगलोर मैंने सेलेक्ट किया कि ठीक है, साउथ है, जाना है। और बैंगलोर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो टेक हब ऑफ इंडिया है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी सोचा कि वहाँ जाके और एक्सप्लोर करते हैं, और लाइफ की अगर शुरुआत करनी है तो ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी और सीखने को मिलेगी। तो मुझे शुरू से टेक्नोलॉजी, डिफरेंट चीज़ें सीखने का बहुत शौक था, लैंग्वेजेस सीखने का शौक था। तो ऐसे मैंने फिर कंसिडर किया कि ठीक है, बैंगलोर चलते हैं और बैंगलोर से ही स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से बेंगलुरु शिफ्ट होने के बाद या शिफ्ट होने के टाइम आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? देखिए, शुरू में तो बहुत कुछ थोड़े से चैलेंजेस लग रहे थे। पहला था लैंग्वेज। वहाँ डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो एक लैंग्वेज बैरियर काइंड ऑफ फील हो रहा था। दूसरा ये था कि बहुत फास्ट मूविंग सिटी है, जैसे हम एक छोटे शहर से निकले हैं,
तो यहाँ पे लाइफ अलग होती है। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली की लाइफ कम्प्लीटली अलग है क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ होती है। तो वहाँ जाके सीखना कि लोग कैसे अपनी फास्ट लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, प्लस काम भी उतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो एक शुरुआती दौर पे मुझे चैलेंज लगता था कि इतना फास्ट सब कुछ हो रहा है। बट मुझे ये पता था कि ठीक है, मुझे भी इन सब चीज़ों का धीरे-धीरे हिस्सा बनना है और सीखना है। जितने भी लोग मेरे आस-पास हैं, उनसे सीखते रहना है। तो वो शुरुआती दौर में थोड़ा-सा चैलेंजिंग था, बट ठीक है, धीरे-धीरे फिर हिस्सा हम भी बन गए। तो जैसे होता है मैम कि आप छोटे शहर से हैं, हम और आप भी बीटेक ग्रेजुएट हैं, मैं भी बीटेक ग्रेजुएट हूँ। सो हमारे पेरेंट्स के जो उम्मीदें होती है कि आईएएस की तैयारी करो या फिर सीजीपीएससी, यूपीएससी इन सी चीज़ों में। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? जी, बिल्कुल हुआ। मेरे फादर बचपन से हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ बताते थे कि कलेक्टर बनना है। मतलब वो चीज़ थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2019 में जब कोविड हुआ और जब वर्क फ्रॉम होम सबको दे दिया गया था, तो मैं यहाँ पे 2.5 साल फिर से मैं रायगढ़ से ही काम किया मैंने। तो वहाँ पे भी इवन मैं काम भी कर रही थी प्राइवेट में, फिर भी मेरे फादर कह रहे थे कि अब अगर हो सके तो 2-3 अटेम्प्ट और दे सकते हो तो दे दो पढ़ के। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे लिए टफ हो सकता है, तो मैंने वो उस टाइम कंसिडर नहीं किया। ये सब के फैमिली की बात है। सबके फैमिली की बात है जी। तो जब आप बेंगलुरु गई, तो वहाँ का वर्क कल्चर आपको कैसा लगा? देखिए, वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। बहुत कुछ सिखाता है, जैसे टीम के साथ कैसे काम करते हैं, और कोलैबोरेशन वर्क कैसे होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें वर्क कल्चर से सीखने को मिलती हैं। हाँ, कई-कई बार थोड़ा-सा हेक्टिक भी हो जाता है क्योंकि हमारे जो वर्क शेड्यूल रहते हैं, जैसे अगर अगर हमारा लॉगिन टाइम है 10 टू 8, तो वो कभी वैसा नहीं होता है। हमें थोड़ा-सा टाइमिंग एक्सटेंड भी करना पड़ता है काम के लिए। तो हाँ, वर्क कल्चर अच्छा है। वहाँ जाके ऐसा लगा कि हम मेट्रो सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, उनसे पीछे हैं, और ऐसी फीलिंग अगर आई है, तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? जी, फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो डेफ़िनेटली जब स्टार्टिंग में आप जाते हो, और मेरा पहला कंपनी एक्सेंचर था, तो मैं जब वहाँ के लोगों को देखती थी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और कम्युनिकेशन के साथ-साथ जब अपने आप को जो लोग प्रेज़ेंट करते हैं, चाहे वो काम के तौर पे हो या जिस भी चीज़ों में हो, जो भी वहाँ के लोग अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, वो एक बहुत डिफरेंट वे में प्रेज़ेंट करते हैं, बहुत पॉज़िटिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो स्टार्टिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें सीखी मैंने, लोगों को देखकर, उनके वर्क स्टाइल को, उनके एथिक्स को देखकर। एंड डेफ़िनेटली देखिए, आप भले ही छोटे शहर से हैं, लेकिन आप अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं कि मुझे भी आगे चल के सीखना है सारी चीज़ें, तो डेफ़िनेटली वो पॉसिबल हो जाता है। और धीरे-धीरे काम करते-करते अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर। सबसे ज़्यादा टाइम आपने किस कंपनी में बिताया? सबसे ज़्यादा टाइम अगर मैं बोलूँ तो मैंने बायजूस में बिताए हैं, ओके। 4.5 साल। वहाँ क्या वर्क था आपका? सो वहाँ मैं मैनेजर थी। एंड वहाँ मैं टीम हैंडल करती थी। तो आईटी इंडस्ट्री में आने के बाद आपने ऑलरेडी जो स्टडीज़ में सीखा था, उसके अलावा ऐसे और कौन-कौन से स्किल्स आपको अपडेट करने पड़े, खुद में सीखने पड़े फिर से? सो बेसिकली बहुत सारे स्किल सीखने पड़े, बिकॉज़ देखिए, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लैंग्वेजेस वगैरह तो सीखते ही हैं, बट जब हम बाहर निकलते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, बात कैसे करना है, और उसके बाद अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है। अगर हमें प्रेज़ेंटेशन देना है तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ देना है प्रेज़ेंटेशन वगैरह। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप धीरे-धीरे वर्क कल्चर में ही रह कर सीखते हैं। तो बहुत सारी स्किल्स मैंने डेवलप की, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस डेवलप किया और रह कर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की। उसके साथ-साथ जो भी मेरे वर्क में जैसे मुझे आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें लगी, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या-क्या लगता है मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने वो सारी चीज़ें सीखी एज़ अ स्किल्स अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। अ, पिछले 8 सालों का आपका एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में काम करने का। जी। तो जैसे छोटे शहरों के जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो वहाँ काम करना चाहते हैं और वहाँ के वर्क कल्चर में अपने आप को ढालना चाहते हैं, उनको क्या माइंडसेट बनाना पड़ेगा? देखिए, माइंडसेट तो पहले सीखने वाला होना चाहिए, क्योंकि मे बी आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं।
और वहाँ जब जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोज़र मिलता है, क्लाइंट डिफरेंट ग्लोबल क्लाइंट्स रहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोज़र मिलता है। तो फर्स्ट माइंडसेट ये रखना है कि हमको सीखना है और सेकंड माइंडसेट ये भी रखना है कि जिस चीज़ में हम अच्छे हैं तो उसके अगर और हम कोर्सेज़ कर लें या फ्री कोर्सेज़ हो गए या और भी पेड कोर्सेज़ आते हैं, तो अगर हम उसको और एक लेवल अप कर लेते हैं, तो वो आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ और आगे बढ़ जाएँगी। मतलब कि आप कोई भी जॉब में हो, कोई प्रोफ़ेशन में हो, आपको खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। सिर्फ़ जो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ लिए, वो तो इनफ़ नहीं है। और नई-नई चीज़ें आजकल मतलब आ रही है मार्केट में, चाहे वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो या और कुछ चीज़ें हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपडेट होना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसी कौन-सी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल या फिर ऐसी कौन-से माइंडसेट आपको इस फ़ील्ड में टिकने में हेल्प किया है? अगर मैं सच बोलूँ तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर आप एक नए शहर जा रहे हो, सबसे स्टार्टिंग में कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हो, हर चीज़ें नई होती हैं, चाहे आप कहीं रह रहे हो वो भी नया शहर है। जिस ऑफिस में जाओगे वहाँ पे पूरे नए लोग रहते हैं, तो स्टार्टिंग में ये होता है कि कई बार कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, तो कितने सारे लोग जाकर वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और सेकंड ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अगर आप बड़े फेथ के साथ करोगे या जो भी सीखने की चाह के साथ करोगे तो डेफिनेटली वो आगे होगा ही होगा। रास्ते खुलते जाएँगे एंड वो चीज़ होगी। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं खुद अगर अपनी जर्नी देखूँ तो मेरा 8 साल इसी वजह से ही कंप्लीट हो गया है। और रहा सवाल सीखने का, तो स्किल्स तो आप हमेशा ही सीखेंगे। कुछ ना कुछ नया, जैसे आप कंपनी चेंज करेंगे, आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, तो आपको हमेशा नया-नया चीज़ सीखने को मिलेगा ही अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो जैसे कोई भी छोटे शहर के स्टूडेंट्स या प्रोफ़ेशनल्स हैं, नॉट ओनली छत्तीसगढ़, तो उनको नहीं पता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। बाहर अगर जॉब करना है, अच्छी कंपनी में जाना है, यूनिकॉर्न्स में काम करना है, तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सो पहला स्टेप मैं ये कहूँगी कि आप अपनी रुचि जानिए कि किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं या किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो जैसे कोई लोग कोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कोई डेटा या एनालिटिक्स पार्ट में बहुत अच्छे होते हैं। तो पहले आप समझिए कि आप किस में अच्छे हैं। और दूसरा, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेरे को डेटा में बहुत इंटरेस्ट है, एनालिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कोर्सेज़ देखूँगी कि मैं और कौन से कोर्सेज़ देख सकती हूँ। अगर मैं उसमें रुचि रखती हूँ तो मैं वो कोर्सेज़ करूँगी तो मैं उसमें और आगे बढ़ पाऊँगी। तो पहले अपना डोमेन अगर इंसान पहचान लेगा कि अगर मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो वो बहुत ईज़ी हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कोडर्स के लिए खतरा है, ऐसा चल रहा है चीज़ें। तो क्या कोडिंग सीखना अभी रिलेवेंट होगा या फिर उसको हम कैसे और एक्सपोज़ कर सकते हैं एआई को यूज़ करके? देखिए, एआई तो आ गया है, ऑलरेडी मार्केट में है ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम सीखना ही छोड़ दें। और आप अगर स्कूल्स में भी देखेंगे, स्कूल का सिलेबस उठाकर, तो छोटे बच्चों को भी कोडिंग सिखाई जा रही है। तो डेफिनेटली कोडिंग जो भी सीखना चाह रहा है या सीखने वाला है, तो डेफिनेटली आप सीखो, क्योंकि आपका स्किल्स आपके लिए ही काम आना है। और रहा सवाल एआई, तो डेफिनेटली वो तो आगे और एक्सटेंड होगा एआई। एआई के और फॉर्म्स ऐसे-ऐसे आएँगे जो बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म रहेंगे। बट अपने स्किल्स को बढ़ाना मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है। और रहा सवाल एआई, जहाँ एआई की हेल्प लगती है वहाँ हम एआई की भी हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं अपने काम में। तो वो तो हमारा लाइफ और ईज़ी बनाने के लिए ही आ रहा है। ओके, तो डरना नहीं है एआई से, बिल्कुल, लर्निंग पे फ़ोकस करना है। बिल्कुल लर्निंग में फ़ोकस करना है, सीखने में फ़ोकस करना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेफ़िनेटली क्या है कि जितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एआई आते हैं मार्केट में, तो सब लोग बोलते हैं कि ये हमारी जॉब्स खा जाएगा। बट ठीक है ना, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में देखें कि हम उससे सीख भी तो सकते हैं। हम उसका अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में यूटिलाइज़ भी तो कर सकते हैं, है ना? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हम एक मेल लिखते हैं, आजकल सब लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं और उसका एक बहुत अच्छा-सा ब्यूटीफुल वे में निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, वो भी हमारी एक लर्निंग का हिस्सा ही है कि हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे वे में करके अपने प्रोफ़ेशनल वे में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, डेफ़िनेटली उसको और क्रिएटिव वे में यूज़ करना है, मैं कहूँगी। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है मैम कि
एआई का यूज़ हम करते हैं अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एआई का आप जितना यूज़ करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि आप एआई से करवा रहे हैं सारी चीज़ें। बट आई थिंक कि जो मैं करता हूँ अपने लिए, चाहे उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो या फिर अपने बिज़नेस के लिए, अपने वर्क के लिए जो भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप आपके क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, उससे पूछने के लिए, एआई से बात करने के लिए। वो आपको तब सही तरीके से आपको आंसर करेगा एंड सही तरीके से आपको आइडिया देगा। तो वही चीज़ है कि आप क्रिएटिविटी बढ़ती है उससे, ना कि कम होती है। तो क्वेश्चंस शायद सही होने चाहिए। तो जो मेट्रो सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो लोग। तो जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं हैं या स्मॉल टाउन्स के हैं, तो बिना ज़्यादा एक्सपोज़ के रिज़्यूमे कैसे बना सकते हैं? या फिर ऐसे कौन से डिजिटल अ, अपने डिजिटल प्रोफ़ाइल को कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सो बेसिकली अपने डिजिटल प्रोफाइल को और अच्छा बनाने के लिए जैसे एआई टूल्स, आपने बोला कि आप खुद ही क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको बहुत आइडिया लगता है। तो रिज्यूमे और अच्छा बिल्ड करने के लिए अगर आपने जैसे लास्ट सेमेस्टर में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डालिए। कोई लैंग्वेज सीखा है तो लैंग्वेज के बारे में डालिए। अगर आपको रिज्यूमे का आइडिया नहीं है तो आप किसी से मेंटरशिप भी ले सकते हैं, किसी सीनियर से। अगर नहीं तो आजकल बहुत सारे अच्छे क्रिएटिव लाइंस आप चैट जीपीटी से यूज़ करके डाल सकते हैं जो आपने किया होगा रिज्यूमे में। और आजकल बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं रिज्यूमे बनाने के, तो उसमें से आप एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लेके अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं कंपनीज के लिए। तो जो प्रोफ़ेशनल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कौन से टूल्स, प्लेटफ़ॉर्म्स या फिर ऐसे कम्युनिटीज़ जहाँ से वो नेटवर्किंग भी कर सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी उनको कि ये किस तरीके से अप्रोच रहे? सो अगर मैं बात करना चाहूँगी प्लेटफॉर्म्स की, तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाकर अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं और रिज्यूमे डालने के बाद एचआर लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो दूसरी जगह पे काम करते हैं, वहाँ पे भी आप रेफरल के लिए उन्हें बोल सकते हैं। तो ये भी एक नेटवर्किंग का ज़रिया होता है। और लिंक्डइन कोर्सेज भी होते हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आगे। फ्री लिंक्डइन कोर्सेज भी होते हैं। और कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अपना कोर्सेरा हो गया, वहाँ पे भी आप जाके फ्री कोर्सेज कर सकते हैं फाइनेंशियल एड के थ्रू। और भी पेड कोर्सेज भी होते हैं, यूडमी हो गया। सो ऐसे कई सारे फ्री कोड कैंप हो गया। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए आगे। और लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्किंग भी हो सकती है अच्छे से। ओके, वहाँ पे जो अलग-अलग कंपनीज़ के एचआर हैं, फिर फाउंडर्स को भी आप वहाँ पे फाउंड कर सकते हैं। या वहाँ पे भी रीच आउट आप कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई मिले ना मिले फाउंडर्स के थ्रू। बट डेफिनेटली एचआर या फ्रेंड्स के थ्रू अगर आप रेफरल लगवाते हैं तो वो डेफिनेटली आगे जा सकते बट उससे पहले अपना प्रोफ़ाइल को अच्छे से हैं। ऑप्टिमाइज़ जी, करना पड़ेगा। जी, अपना प्रोफाइल को अच्छे से जो आपने सीखा है वो रिज्यूमे में डालना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें अपना लिंक्डइन एक इतना स्टैंडर्ड वे में रखिए कि आपको अगर कोई अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए एचआर है, वो आपका प्रोफाइल देखता है तो उनको अपने आप समझ में आ जाए, अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आप फ्रेशर नहीं भी एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो उनको अपने आप समझ में आ जाए कि ओके, इन्होंने ये चीज़ें की हैं तो ये हमारी कंपनी में आगे चल के यूज़ हो सकती हैं। तो चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। हम ऐसे स्टेट में रहते हैं, ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे आईटी कंपनीज़ है ही नहीं, मतलब उस लेवल की। तो यहाँ जो लोकल कॉलेजेस हैं या फिर स्कूल्स हैं, वो कैसे उनके टीचर्स अवेयर करा सकते हैं बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में? जी बिल्कुल। सो ये मेरे कॉलेज में भी होता रहता है। मतलब इससे पहले भी देखिए, अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है बच्चों में, तो आप वेबिनार्स रख सकते हैं कॉलेज में, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स रख सकते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप्स रख सकते हैं, एल्यूमिनाई मीट रख सकते हैं। सो मेरे कॉलेज में मैंने पिछले साल ही 2 ऐसे वेबिनार दिए थे जहाँ पे मैंने बताया था कि और कैसे सर्च कर सकते हैं बाहर पे जाकर। अगर आप बाहर निकलते हैं या आप अगर छत्तीसगढ़ में भी हैं
और उसके बाद भी अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो कैसे प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे रिज्यूमे बिल्ड करेंगे। सो कॉलेजेस को ये छोटी-छोटी चीज़ें करनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर पे, ताकि स्टूडेंट को अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, या जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे आई जॉब्स हो गया, नौकरी हो गई, लिंक्डइन हो गया। सो इन सब में नौकरी खोजना है, ये भी कई लोगों को नहीं पता होता है। अगर ये सारी चीज़ों का हमारे पास अवेयरनेस रहेगा तो और अच्छे से प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो पाएंगे। तो जो आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ों को बताया जाता है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस और भी हैं, शायद वहाँ पे ये नहीं बताया जाता। शायद इसीलिए एनआईटी आईआईटीज वालों को के पास जी, ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। जी। ये सही है? कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका एक्सपोज़र इसलिए भी ज़्यादा रहता है क्योंकि उन्हें बहुत सारे वर्कशॉप्स मिलते हैं। जैसे आईआईटीज़ में आप देखोगे तो आईआईटीज़ में हर साल बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि फर्स्ट ईयर से उनके वर्कशॉप्स, वेबिनार स्टार्ट होते हैं। तो उनके पास कई तरीके के एक्सपोज़र रहते हैं। एटलीस्ट लास्ट सेमेस्टर में आके उनको पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो कुछ कॉलेजेस में वो सारी चीज़ों की थोड़ी-सी कमी है, अगर हम वो भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हर बच्चा जान पाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। तो आप जैसे एलुमनाई कैसे हेल्प कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को ग्रो करने में? सो जभी भी कोई रीच आउट करता है, कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, नौकरी के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसा फेसबुक लिंक्स वगैरह रहते हैं। तो मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है मैं हेल्प कर देती हूँ जॉब ढूंढने में। या फिर अगर किसी को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पता होता है कि जैसे naukri.com में कैसे ढूंढना है, लिंक्डइन में कैसे ढूंढना है, तो अगर मैं जूम मीटिंग लेके बता सकती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने अपने कॉलेज में एक दो लिए हैं जूम मीटिंग्स, जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो एज एन एल्यूमिनाई मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि अगर मेरे पास कोई रीच आउट कर रहा है थ्रू लिंक्डइन या कहीं से भी, मेरे कॉलेज हो गया, दूसरे कॉलेज हो गया, या कोई मेरे से रीच आउट कर रहा है, तो मैं उनको पूरी तरीके से हेल्प करूँ आगे बढ़ने में। हम्म क्या होता है ना, छोटे शहर के लोग सिर्फ अपने ही एरिया में देखते हैं, जॉब फाइंड करते हैं। और जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, बट मेरा भी कहीं ना कहीं ये मन था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, कंप्यूटर साइंस करूँ, आगे कोडिंग वगैरह सीखूँ और बेंगलुरु में जाके जॉब करूँ। बट होता है ना मैम कि अपन छोटे शहर से हैं, तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, और उतना दूर का हम सोच तो लेते हैं, बट फैमिली या फिर जो आसपास के लोग हैं, वो थोड़ा सा वो कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, या फिर नहीं बता पाते, सही गाइडेंस नहीं मिलता अपने को। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत लोग फेस करते हैं, और बाहर जॉब करने का जो सिचुएशंस हैं, जिनका मन भी है बाहर जॉब करने का, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो आज इस पॉडकास्ट के साथ आपने जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेट्रो सिटीज़ में जॉब करने का ऐसा कौन सा मिथ है जो आप तोड़ना चाहती हैं? मेट्रो सिटीज़ में जॉब करने का, ऐसा लोग सोचते हैं कि छोटे शहर से आके लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो ये मिथ मैं डेफिनेटली तोड़ना चाहूँगी। ऐसा नहीं है। आप किसी भी शहर से रहो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सीखने की चाह रखते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी आगे। और ऐसा नहीं है जैसे हम बड़े-बड़े सीईओज़ को देखते हैं कि सुंदर पिचाई ये सब भी अलग-अलग जगह से, एक छोटे-छोटे प्लेसेस से ही हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, सक्सेसफुल डेफिनेटली हो सकते हैं। तो ये एक मिथ है जो मैं बहुत आगे बढ़कर, अगर मैं ये मिथ खत्म कर पाऊँ और एक एग्जाम्पल बन पाऊँ दूसरों के लिए तो। और पिछले 8 साल से आप इस आईटी सेक्टर में हैं, तो आप एक एग्जांपल हैं ही। जी। तो छत्तीसगढ़ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सपना या फिर क्या एक्सपेक्टेशंस है उनके लिए? मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ टैलेंट हर जगह है। मैंने बहुत से लोगों से, मैं खुद ही मिली हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि जितने लोग भी छत्तीसगढ़ से आते हैं या जो भी छोटी प्लेसेस से आते हैं, उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, सीखने की चाह बहुत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बहुत आगे बढ़ें, ग्लोबल जाएं, अपना खुद का स्टार्टअप ओपन करें, खुद छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी कंपनीज आए और बहुत आगे बढ़ें और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। तो
ये मेरा मैसेज रहेगा हमेशा सबके लिए कि हाँ, आप जहाँ पर भी हैं आप शुरुआत कीजिए। आप ये मत समझिए कि आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। आप स्टार्ट करेंगे तो अपने आप मंजिल मिलेगी, तो आप स्टार्ट कीजिए पहले। अभी बातें चल रही कि रायपुर में एआई से रिलेटेड कंपनीज बनने वाली है, तो अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ के लोगों के लिए यहाँ भी। तो हो सकता है आने वाले समय में जो आईटी सेक्टर बेंगलुरु है वो रायपुर भी हो सकता है। डेफिनेटली। तो सबको अपने स्किल्स अपडेट करने होंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाहर के इंजीनियर्स यहाँ पे काम करें। हमको चाहिए कि हम भी रेडी हैं उसके लिए। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ, हमेशा ही सुनने में आ रहा है कि रायपुर में भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी। डेफिनेटली अब आगे कुछ सालों में हम देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज भी हमें हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिलेंगे। एंड डेफिनेटली स्किल्स या कुछ सीखने की चाह रहेगी, या बेसिकली सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नई चीज़ें रहेंगी, न्यू कंपनीज आएंगी तो उनकी डिमांड्स अलग अलग रहेंगी, तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आगे। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सोचते हैं कि हम छोटे शहर से होके कुछ बड़ा नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, आप छोटे शहर से हैं, बट आपके सपने अगर बड़े हैं तो डेफिनेटली आप बाहर निकल रहे हो या चाहे अपने ही शहर में काम ढूंढ रहे हो या काम कर रहे हो, तो अपने सपनों को प्रायोरिटी दो, अपने सपनों को उड़ान दो, क्योंकि आपके सपने ही आपको आगे लेके जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे शहर से लोग आगे नहीं बढ़ते, डेफिनेटली बढ़ते हैं। मैंने बहुत से लोगों को बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है। बड़े बड़े सीईओज भी बहुत छोटे शहर से हैं, फाउंडर्स भी छोटे शहर से हैं। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो वो बायजूस रविंद्रन का ही रहेगा। छोटे प्लेस से आके उन्होंने इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी थी। तो डेफिनेटली आप ये मत समझिए, अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आपके पास विजन है और अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो डेफिनेटली आपका सपना साकार होगा। अगर आप अपने खुद के 20 ईयर ओल्ड से बात कर सकते तो क्या एडवाइस देते? अगर मैं खुद से बात कर पाती 20 इयर्स ओल्ड में तो डेफिनेटली मैं एक ही एडवाइस देती कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। कोई भी एक परफेक्ट समय या परफेक्ट टाइम नहीं होता आगे बढ़ने का। आप बस आगे बढ़ो और सीखो, जितना हो सके उतना लाइफ में आगे सीखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। डेफिनेटली लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। यही मैसेज देती मैं अपने आप को कि डरना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। गुड। तो जैसे हम बाहर जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर जॉब करने, या फिर आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, जो एक ही चीज़ सुनने को मिलता है मैम कि वहाँ छत्तीसगढ़ के नाम से लोगों को पता ही नहीं कि छत्तीसगढ़ है कहाँ एक्चुअली। तो क्या माइंडसेट है? आपने क्या ऑब्जर्व किया इसके लिए? मेरे साथ तो ये हमेशा ही हुआ है कि मैं जब लोगों को बताती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो लोग सोचते हैं मैं चंडीगढ़ से हूँ, और मुझे वो क्लियर करना पड़ता है कि चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़। सो बहुत सारे लोगों को छत्तीसगढ़ पता नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग बहुत सारी एमएनसीज और बड़े बड़े जगह में काम करते हैं, बट छत्तीसगढ़ को उतना कोई पहचानता नहीं है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आगे लोग बहुत पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो टैलेंट दिख रहा है ऑल ओवर इंडिया में। छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, तो वो टैलेंट भी दिखता है। तो धीरे धीरे डेफिनेटली लोगों के थ्रू छत्तीसगढ़ को और पहचाना जाएगा। तो आप जैसे प्रोफेशनल्स पॉडकास्ट देखते और सुनते भी है? जी डेफिनेटली वाई? बहुत सारे। सो पॉडकास्ट आजकल बहुत लाइफ इजियर बना देते हैं। अब देखिए बुक्स, अब एक बुक पढ़नी रहती है, मैं बहुत टाइम तक उस बुक को देखूंगी, बट अगर उस चीज़ को मैं सुन सकती हूँ पॉडकास्ट के थ्रू तो मैं क्या करती हूँ, मैं बुक्स भी सुनती हूँ पॉडकास्ट के थ्रू। पर बहुत सारे आजकल बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने देखा, बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स थे सीखने के लिए। और भी बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, टेक पॉडकास्ट आते हैं जिसमें टेक्नोलॉजीज की बात होती है, तो मैं वो भी सुनती हूँ। और अभी एक रणवीर शो करके आप जानते ही होंगे चलता है। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाती है। तो नॉलेज जहाँ से भी आए डेफिनेटली लेना चाहिए। तो पॉडकास्ट मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मीडियम बन गया है आज की डेट में। मतलब आप किसी फाउंडर से या फिर किसी भी सेक्टर में किसी भी पर्सन से जो टॉप पे बैठे हैं उनसे सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, एग्जैक्टली तो ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू हम सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए पॉडकास्ट इतना अच्छा है, अगर अच्छे कंटेंट अच्छे कंटेंट लेके दिया। आए तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी पॉडकास्ट
है छत्तीसगढ़ में और हम भी कर रहे हैं यहाँ से। छत्तीसगढ़ का कुछ चेंज होगा इससे पर्सपेक्टिव? डेफिनेटली चेंज कैसे नहीं होगा। देखिए, नॉट ओनली पॉडकास्ट बट जो भी चीज़ें अभी छत्तीसगढ़ में हो रही हैं बहुत एडवांस लेवल पे ही हो रही हैं। जो चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, बल्कि मैं 8 साल से बैंगलोर में हूँ, बट अब जब मैं आके खुद रायगढ़ को ही देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितना छत्तीसगढ़ बढ़ते जा रहा है आगे। सारी चीज़ों में हर जगह विकास ही विकास दिख रहा है, तो सारी चीज़ों में बहुत बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि हाँ, जैसे आपका पॉडकास्ट हो गया, आप इतने अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशंस उठाते हैं जो लोग आजकल नहीं बात करना चाहते या नहीं जानते हैं। तो बेसिकली ऐसी सब चीज़ों से लोग सीखते हैं। सारी नई-नई चीज़ें लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इतने सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास, और तो पहला आपका जो नॉर्मल डेज था और अभी जो चीज़ें हैं वो कैसे अलग है? देखिए, डेफिनेटली पहले की जो चीज़ें थी, क्या बदला है लाइफ में आपके? बहुत कुछ बदला है। अगर बदलाव के बारे में बात करूँगी तो बहुत कुछ बदला है। सो पहले अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर का बात करूँ तो मुझे बस सीखने में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता था कि सीखना है। और दूसरा ये भी बात होती थी कि हर चीज़ थोड़ा देखते थे कि अच्छा ये सीखना है, अच्छा वो सीखना है, पर फिर भी टाइम जो मैनेज नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत अच्छे से नहीं मैनेज हो पाता था टाइम मैनेजमेंट। तो वो चीज़ अब 8 साल के बाद जब मैं देखती हूँ तो हाँ, मुझे पता है कि मुझे मेरे टास्क कैसे रखने हैं, मुझे मेरे मीटिंग्स कैसे शेड्यूल करने हैं, या मुझे मेरा दिन कैसे प्लान करना है वो मैं पहले से कर लेती हूँ। लाइक 15 मिनट्स निकाल के पहले से मैं प्लान कर लेती हूँ कि पूरा दिन कैसे रखना है। तो वो चीज़ वक्त के साथ धीरे-धीरे आई है कि कैसे प्लान करना है, कैसे सीखना है, क्या बातें करनी है, हमारे मीटिंग के जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, प्लानिंग ऑफ द डे, तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ धीरे-धीरे आई हैं। तो पहले उतना अच्छे से नहीं होता था, लेकिन अब डेफ़िनेटली वो काफ़ी एक डेटा है कि इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स ग्रेजुएट निकलते हैं हर साल, हार्डली 10% या उससे कम लोगों को जॉब मिलती है। एग्ज़ैक्टली। तो अभी के सिचुएशन आपको क्या लगता है कि इंजीनियर्स के पास जॉब है, जॉब की कमी है, फिर वो क्या करें, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है? ये बताइए आप। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इंजीनियर्स के पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पर अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि हर साल बहुत इंजीनियर्स निकलते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से निकलते हैं जिनको पता होता है कि आगे क्या करना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो छोटे कॉलेजेस से निकलते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि कैसे जॉब ढूँढे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर मुंबई जाएँगे तो ही नौकरी मिलेगी, बैंगलोर जाएँगे तो ही नौकरी मिलेगी। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं। तो वो भी एक चीज़ है कि आप वर्क फ्रॉम होम्स भी अवेल करके अपने ही घर में बैठकर काम कर सकते हैं बाहर के लिए। तो ये जो चीज़ें, अवेयरनेस की कमी है कि कहाँ जाके हमें कैसे अप्लाई करना है, तो ये एक थोड़ा-सा लैग दिखता है मुझे हमेशा इंजीनियर्स के लिए। क्योंकि फिर आप देखिए ना कि इंजीनियर्स एक ऐसा प्रोफ़ाइल है जो आपको हर जगह मिलेगा। एक डिलीवरी एजेंट भी इंजीनियर मिलेगा, डांसर भी मिलेगा, एक्टर में भी इंजीनियर मिलेगा। वो अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम्ड होते हैं कि वो हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो जहाँ अवेयरनेस है, जहाँ मतलब नॉट ओनली सिर्फ कंप्यूटर साइंस में कह रही हूँ, बहुत जो सारे डोमेन, सारे प्रोफाइल्स के लोग भी कंप्यूटर साइंस में काम करते हैं। तो वो जो अवेयरनेस होती है वो थोड़ी-सी कमी कि हमें कहाँ जाके नौकरी अप्लाई करना है, या अगर हम घर में भी हैं तो हमें किस तरीके की नौकरी मिल सकती है। वो थोड़ा-सा एक लैक होता है इंजीनियरिंग प्रोफाइल में, ऐसा मेरे को लगता है। बाहर के जो इंजीनियर्स हैं, उनका माइंडसेट कैसे होता है? स्टार्टिंग से वो स्मार्ट होते हैं, उनको पता रहता है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से हर कोई स्मार्ट हो, बट डेफ़िनेटली अगर आप किसी बड़े कॉलेज से निकले हो या आप आईआईटी जैसे कॉलेज से निकले हो, तो आपको इतना एक्सपोज़र मिल जाता है कि आपको पता होता है आपको कैसे प्लान करना है। अगर आप एक कंपनी गए हो, दूसरी कंपनी में स्विच भी करना है, तो आपको पता होता है कि क्या-क्या स्किल्स लेने हैं। तो डेफ़िनेटली वो जो आप सही कह रहे हैं, जो स्मार्ट वर्ड आपने यूज़ किया है, डेफ़िनेटली वो चीज़, स्मार्टनेस अपने आप टाइम के साथ आ जाती है। देख-देख कर या सीख-सीख कर, वर्कशॉप से, वेबिनार से या फिर एल्यूमिनी से हम मिलते हैं, तो हम अपने ही सीनियर से पूछते हैं कि आपने और क्या पढ़ाई किया है, तो आप इस कंपनी में गए हैं। मैं और क्या कर सकता हूँ कि मैं और कंपनी स्विच करूँ। तो वो सारी चीज़ें बाहर के लोग करते हैं वैसा, मतलब सीखते हैं लोगों से और आगे बढ़ते हैं। शायद छोटे शहर में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, जितने इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं।
तो मेजोरिटी ऑफ जो केसेस है वो छोटे शहर से ही आते हैं, टियर 2 टियर 3 से। जी डेफिनेटली। देखिए आप अगर आप बैंगलोर को ही देखेंगे तो बैंगलोर में आपको सिर्फ 30% बैंगलोर पीपल दिखेंगे, लेकिन 70% हम जैसे लोगों से ही बना है। ओके। हर जगह से आपको लोग दिखेंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी, बिहार, हर जगह, मध्य प्रदेश। मतलब अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, 30 लोगों की आपकी टीम है, तो समझिए 30 लोग में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही आपको वही के लोकलाइट्स मिलेंगे। बाकी सब जो बाहर से काम कर रहे हैं, जो बाहर से आए हैं, वो सारे लोगों से ही मेट्रो सिटीज बनती है। और चाहे आप मुंबई पकड़ ले, दिल्ली पकड़ ले, सब जगह सेम है। जैसे आपने कहा कि कुछ साल से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में, रायपुर में लोग अवेयर हो गए हैं, टैलेंट आ गए हैं और ज़्यादा, प्लस जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है उसमें भी काफ़ी लोग आ गए हैं। आपको क्या दिख रहा है अभी, मतलब कि आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में यहाँ क्या हो सकता है फ्यूचर? मैं सिर्फ जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जितना आप ऑब्जर्व कर रही हैं। मैं अगर छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ, मतलब मैं जितनी बार आती हूँ यहाँ पे, मैं हर तरीके का टैलेंट देख रही हूँ। अब लोग हर तरीके की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वेदर इट इज़ एक्टिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर जॉब्स हो गया, या फिर स्टार्टअप, छोटे स्टार्टअप्स हो गए। तो यहाँ पे हर कोई अब एक चाह रख रहा है एक्सपेरिमेंट करने का, या अपने आप को दिखाने का, या अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो वो टैलेंट, अब देखिए ना, पॉडकास्ट जैसी चीज़ भी छत्तीसगढ़ में अब हो रही है। तो सारे लोग जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आगे चीज़ लोग बढ़ा रहे हैं। चाहे वो बहुत छोटी से छोटी चीज़ हो, टिफ़िन बॉक्स बनाना या एक रेस्टोरेंट खोलना। अब आप देखेंगे कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स आ गए। जैसे हम बैंगलोर में देखते हैं थीम रेस्टोरेंट, अब मैं देख पा रही हूँ छत्तीसगढ़ में हर जगह थीम रेस्टोरेंट्स हैं। तो अब कोई भी चीज़ अगर मैं देखूँ और कंपेयर भी करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे वो शहर बहुत बड़ा, नहीं, छत्तीसगढ़ में भी वो सारी चीज़ें और उतने ही टैलेंट के साथ हो रही हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो अगर मैं 5 साल के बाद की बात करूँगी, तो 5 साल में तो डेफ़िनेटली मैं कभी कंपेयर ही नहीं कर पाऊँगी एक बड़े शहर को, छत्तीसगढ़ को, क्योंकि ये उतना एडवांस लेवल पे बढ़ चुका होगा। इंडिया में छत्तीसगढ़ सबसे इग्नोर स्टेट के रूप में आता है। छत्तीसगढ़ के बारे में बातें नहीं होती है, और जो बातें होती हैं वो नेगेटिव बातें होती हैं कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल स्टेट है, अल्कोहलिक स्टेट है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने सारे टैलेंट्स हैं, एक फिल्म, पूरी की पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे, अच्छे लोग आ रहे हैं अभी, कंटेंट क्रिएटर्स इतने अच्छे आ गए। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि अब थोड़ा सा नाम होगा छत्तीसगढ़ का, और नेशनल लेवल पे जो है होगा नाम। देखते हैं क्या होता है। और आप जैसे प्रोफेशनल्स को थैंक यू कि आप बाहर वर्क करके यहाँ अपने जो एक्सपोजर है वो दे रहे हैं लोगों को, ये अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा हमारा पॉडकास्ट और बाकी चीज़ों को, तब हम मिले आज, और अच्छा लगा बात करके आपसे। सो थैंक यू सो मच आपको और आपकी टीम को, जिन्होंने एटलीस्ट इंटरेस्ट शो किया कि हाँ, हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं और इस टॉपिक को और उठा सकते हैं ताकि लोगों की मदद हो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच आपको और आपके शो को। और हम आगे भी और बातें करेंगे, हम भी इवॉल्व होंगे, आप भी ग्रो करेंगे, तो हम फिर से मिलेंगे। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।